विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करते हैं तुगलक वंश के संबंध में। तुगलक वंश विद्यार्थियों, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का अंतिम शासक था। विद्यार्थियों, इस नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके और गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। लेकिन यहाँ हम तुगलक वंश के एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक, ये तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक रहा है। विद्यार्थियों, मोहम्मद तुगलक के 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना और दिल्ली का शासक बनने के बाद इसको कुछ उपाधियां दी गई। ये उपाधियां निम्नलिखित थी, संज्ञाएं निम्नलिखित थे। तो मोहम्मद तुगलक को दी गई प्रमुख संज्ञाएं। कौन कौन सी संज्ञाएं दी गई मोहम्मद तुगलक को? तो मोहम्मद तुगलक को दो संज्ञाएं दी गई थी विद्यार्थियों, जिसमें एक तो है रक्त का प्यासा, एक है रक्त का प्यासा, और दूसरी संज्ञा दी गई थी विस्मयकारी अंतर्विरोधों या अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, ये दो संज्ञाएं उसको दी गई हैं। विद्यार्थी यहाँ अंतर ऊपर रदा न लगा करके ऐसे लगाया जाता है। वैसे अंतरराष्ट्रीय में रदा लगाया जाता है, लेकिन रदा आधार का प्रतीक है जो विसर्ग संधि होती है, जिसका अर्थ होता है अंदर, नहीं कि बाहर। तो इसमें अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, तो ये दो संज्ञाएं दी गई है मोहम्मद तुगलक को। विद्यार्थियों, मोहम्मद तुगलक ने अनेक योजनाएं आरंभ की। उसकी प्रमुख योजनाओं में कुछ इस प्रकार हैं। प्रमुख योजनाएं, आप प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं विद्यार्थियों? तो इनमें है प्रमुख योजनाएं। मोहम्मद तुगलक की प्रमुख योजनाओं में सबसे पहली योजना आती है दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि। विद्यार्थियों, जिस समय क्या था कि दोआब क्षेत्र एक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र था, यहाँ अधिक मात्रा में उत्पादन होता था। गंगा यमुना के मैदान में के दोआब में, अतः वहां पर इसने अधिक कर लेना शुरू कर दिया, और जहाँ की मृदा उपजाऊ थी या कम उपजाऊ थी, वहाँ कर कम वसूल करता था, तो वहाँ दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा दिया। लेकिन उसी समय वहाँ अकाल पड़ता है, भयंकर अकाल पड़ता है,
और अकाल पड़ने के कारण एक तरफ तो अकाल पड़ गया, पैदावार नहीं हुई, दूसरी तरफ कर बढ़ गए थे, तो जनता ने सोचा कि कर तो जमा कराना ही पड़ेगा, जबरदस्ती राजा कर वसूल करेगा। इसलिए उस दोआब क्षेत्र की जनता अपने आवास मकानों को छोड़कर, उस क्षेत्र को छोड़ करके वहां से पलायन कर गई और वह पूरा क्षेत्र खाली हो गया। इस प्रकार से मोहम्मद तुगलक की यह पहली योजना असफल रही। नंबर 2, राजधानी परिवर्तन। विद्यार्थियों, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। उसका मानना था कि दिल्ली उत्तर में है जबकि दौलताबाद बीचों बीच है, इसलिए दौलताबाद से संपूर्ण भारत का शासन अच्छे तरीके से संभाला जा सकता है। तो गर्मियों के समय में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया। विद्यार्थियों, ले जाते वक्त आधी से अधिक जनता रास्ते में खपा हो गई, आधी की जनता दौलताबाद तक पहुंच पाई। लेकिन जैसे ही दौलताबाद पहुंचा तो दिल्ली पर आक्रमण, उत्तर भारत पर आक्रमण शुरू हो गए। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए दौलताबाद से वापस दिल्ली आया और दिल्ली वापस राजधानी बनाया। कुछ जनता वापस आने में रास्ते में खप गई। इस प्रकार से इसकी राजधानी परिवर्तन की जो योजना थी वह भी असफल रही। तीसरी है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। विद्यार्थियों, मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के चला दिए, तांबे के सिक्के चला दिए। अब उस पर कोई मोहर नहीं थी, कोई संकेत नहीं था ऐसा कि वास्तव में ही वह मुद्रा राजा द्वारा जारी की गई है। अतः घर घर में टकसाल बन गई। हर व्यक्ति ने अपने तांबे के बर्तनों से गोल सिक्के काटना शुरू कर दिया। इस प्रकार से मोहम्मद तुगलक की तीसरी योजना भी असफल रही। विद्यार्थियों, एक है नंबर 4, खुरासान आक्रमण। इसने खुरासान पर आक्रमण किया लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। नंबर 5, पांचवा है कराचिल का अभियान। कराचिल का अभियान, और इस अभियान में भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये 5 योजनाएं बनाई, 5 योजनाएं असफल रही मोहम्मद तुगलक के। इसलिए मोहम्मद तुगलक को इतिहास में पागल शासक की संज्ञा दी जाती है। पागल शासक कहा जाता है क्योंकि देखिए, मोहम्मद तुगलक ने ये सारी योजनाएं बनाई तो बढ़िया थी, लेकिन समय से पूर्व ये योजनाएं आरंभ कर दी गई जिसमें इसको सहयोग नहीं मिल पाया, और सहयोग नहीं मिल पाने के कारण ये एक भी योजना सफल नहीं हो पाई। विद्यार्थियों, आगे लिए चलता हूं। सल्तनत कालीन प्रशासन, जो एक बड़ा प्रश्न बनता है, जिसे थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिए। सल्तनत कालीन प्रशासन को सल्तनत कालीन प्रशासन। विद्यार्थियों, सल्तनत कालीन प्रशासन में सबसे पहले सुल्तान। देखिए विद्यार्थियों, सुल्तान एक उपाधि हुआ करती थी जो तुर्क राजाओं को प्रदान की जाती थी। तो बताइए, यह एक उपाधि होती थी
जो तुर्क राजाओं को दी जाती थी। अब बात आती है कि सल्तनत काल या उससे पहले या भारत के इतिहास में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की, तो बताना है कि भारत के इतिहास में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि महमूद गजनवी ने धारण की थी। तो ध्यान रखिए, इसमें हमें साथ साथ बताना है कि भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि सबसे पहले महमूद गजनवी ने धारण की थी। विद्यार्थियों बताना है कि सुल्तान है, यह दरबारियों के राय लेता था, लेकिन किंतु परंतु हो गई शुरुआत, लेकिन राय लेने के बाद अपने विवेक से स्वविवेक से कार्य संपादित किया करता था। स्व विवेक से कार्य संपादित करता था। दरबारियों से राय लेता था प्रशासन के लिए, लेकिन जो भी कार्य करता था वह विवेक से करता था राय लेने के बाद में। इसके बाद आता है अमीर। विद्यार्थियों, सल्तनत काल में अमीरों का प्रशासन में बहुत बड़ा योगदान था। सारा प्रशासन अमीर वर्ग के इर्द गिर्द घूमता था, सारी शक्ति अमीर वर्गों के पास थी। सल्तनत काल में अमीरों के दो वर्ग हुआ करते थे। सल्तनत काल में कितने वर्ग हुआ करते थे? दो वर्ग हुआ करते थे अमीरों के। एक तुर्क अमीर वर्ग और दूसरा गैर तुर्क अमीर वर्ग। तुर्क अमीर वर्ग और दूसरा था गैर तुर्क अमीर वर्ग। ये दो तुर्क वर्ग हुआ करते, जो अमीर वर्ग हुआ करते थे सल्तनत काल में, जिसके इर्द गिर्द पूरा प्रशासन घूमता था। शासन की सारी शक्तियां अमीर वर्ग के पास हुआ करती थी। भैया इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने चालीसा या कहें चहलगामी पद की स्थापना की थी। चहलगामी या चालीसा पद की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी, जिसमें 40 अमीर शामिल हुआ करते थे। 40 अमीर शामिल हुआ करते थे, उनका एक मुखिया हुआ करता था। ये जैसा राजा को कहते थे वैसा ही राजा को करना पड़ता था। विद्यार्थियों, अब लिए चलता हूं मैं आपको केंद्रीय प्रशासन पर। सुल्तान के बारे में, अमीर वर्ग के बारे में जानकारी दे दी। अब आपको केंद्रीय प्रशासन पर लिए चलता हूं। केंद्रीय प्रशासन
विद्यार्थियों, जब हम केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो बताना है सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के सारी शक्ति राजा में निहित हुआ करते थे, लेकिन राजा उन शक्तियों का उपयोग अपने मंत्रियों परिषद के सहयोग से करता था, जिसे उस समय मजलिस खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत वर्तमान मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद के समान, वर्तमान की जो मंत्री परिषद है उसके समान ये मजलिस खलवत हुआ करती थी। इस मजलिस खलवत के सहयोग से सल्तनत काल का शासन कार्य संपादित हुआ करता था। विद्यार्थियों, इस संस्था के 4 विभाग या 4 स्तंभ हुआ करते थे, जो इस प्रकार से हैं। तो बताएंगे इस संस्था के 4 स्तंभ यानी विभाग हुआ करते थे। कौन कौन से 4 विभाग हुआ करते थे? नंबर 1 वजीर। वजीर से साबित हो रहा है कि इसका काम था पैसे से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित इसका कार्य हुआ करता था, अर्थात यह एक वित्त मंत्रालय हुआ करता था। वित्त मंत्रालय के भांति हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया था दीवाने विचारक। दीवाने विचारक, इस विभाग का नाम क्या था? विभाग का नाम था दीवाने विचारक, और उसका मुखिया कौन होता था? वजीर, जो वर्तमान वित्त मंत्रालय के भांति हुआ करता था। क्या क्या कार्य करता था? तो बताएंगे कि यह मुख्य रूप से आय व्यय से संबंधित ब्यौरा रखता था, बजट तैयार करता था। इसके अधीन, किसके अधीन? वजीर के अधीन। इसके अधीन 3 कर्मचारी हुआ करते थे। ये 3 कर्मचारी कौन कौन हुआ करते थे? बताएंगे। एक तो मुस्तफे, एक खजीर, एक मजबदार। एक तो हुआ मुस्तफे, नंबर 2 खजीर, और नंबर 3 मजूमदार। विद्यार्थियों, मुस्तफे कौन होता था? तो बताना है महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक हुआ करता था। महालेखा परीक्षक हुआ करता था मुस्तफे। खजीर खजांची हुआ करता था, और वर्तमान में मजूमदार को हिसाब का संग्रहकर्ता कहा गया है। ये हिसाब का संग्रह करता था। इस प्रकार से वित्त मंत्रालय के अधीन, दीवाने वजारत के अधीन या वजीर के अधीन ये 3 कर्मचारी कार्य करते थे। इसके बाद है आगे आरिफ ए मुमालिक। नंबर 2 आरिफ ए मुमालिक। इसको इस तरीके से किसे लिख सकते हैं? आरिफ ए मुमालिक भी लिखा जा सकता है। तो आरिफ ए मुमालिक के बारे में बताएंगे। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
थे। इसके बाद अलग अलग राजाओं ने इसका नाम अलग अलग रखा है, अलग अलग नाम दिया है। इसके बाद है दीवाने इंसाफ। नंबर 3 दीवाने इंसाफ। विद्यार्थियों, दीवाने इंसाफ के बारे में बताना है कि दीवाने इंसाफ एक ऐसा विभाग होता था जो शाही पत्र व्यवहार करता था। शाही पत्र व्यवहार का कार्य होता था दीवाने इंसाफ का। दीवाने इंसाफ जो विभाग था ये राजा का पत्र दूसरे राजा के पास, अधिकारी के पास या कर्मचारियों के पास पहुंचाने का कार्य करता था। राजा का संदेश दूसरे राजा के पास, अपने अधिकारियों के पास, अपने कर्मचारियों के पास पहुंचाने का कार्य करता था। आगे है दीवाने रिसाला। नंबर 4 दीवाने रिसाला। विद्यार्थियों, दीवाने रिसालत जो विभाग हुआ करता था यह आज के विदेश मंत्रालय के भांति हुआ करता था। विदेश मंत्रालय के भांति हुआ करता था। जैसे यह विभाग है, यह अन्य राजाओं को अपने संदेश पहुंचाने कार्य, अन्य राज्य से कैसे हमें संबंध स्थापित करने हैं, कैसे सहयोग करना है, उनका कैसे विरोध करना है, व्यापार कैसे करना है आपस में, ये सारा कार्य दीवाने रिसालत करता था। विद्यार्थियों, इसके अलावा सल्तनत काल में 3 अन्य विभाग हुआ करते थे। अन्य विभाग कितने? 3 अन्य विभाग हुआ करते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये 3 विभाग कौन कौन से हुआ करते थे? एक है सद्र, उसे सदूर जो वर्तमान धार्मिक विभाग के भांति हुआ करता था। एक धार्मिक विभाग होता था। इन विभागों में 4 विभागों के अलावा 3 अन्य विभाग हुआ करते थे, जिनमें एक है सदर जो धार्मिक विभाग कहलाता था। दूसरा है काजी उल कुजात, काजी उल कुजात यह न्याय विभाग हुआ करता था। और तीसरा जो विभाग हुआ करता था वह था बरीद ए मुबालिक, बरीद ए मुमालिक। यह विभाग जो था सूचना विभाग हुआ करता था। आज के सूचना विभाग के भांति हुआ करता था। इस प्रकार से सल्तनत काल की यह प्रशासनिक व्यवस्था रही है। विद्यार्थियों, इसके बाद अगला अध्ययन हम करेंगे अगले एपिसोड में, जिसका इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।